तो देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में लिफ्ट और एलिवेटर कर लिया था, उसके सारे केसेस कर लिए थे, है ना। और उसी से कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो देखिए। मान लो आपको इस टाइप से क्वेश्चन बोला गया है, ये आप ऐसा ही बोल सकते हो कि ये मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज हैं। मतलब यहाँ पे जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। जैसे मान लो ये आपका 4 kg का ब्लॉक है, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है। ऐसे दो ब्लॉक दिए गए हैं, 4 kg और ये 2 kg। और पीछे जो फोर्स है, ये फोर्स है, ये मान लीजिए कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। अब आपको ये पता है कि अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई पीछे किसी एक्सटर्नल फोर्स ने 4 kg को धक्का दिया, लेकिन क्योंकि 2 kg जो है वो 4 kg के साथ अटैच है, मतलब 4th kg के साथ कनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चिपका हुआ है, बस ऐसे ये ब्लॉक 4 kg के सामने रखा हुआ है। तो अगर पीछे वाला आदमी 4 kg को धक्का देगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 kg के साथ 2 kg भी मूव करेगा। मतलब 4 kg वाला 2 kg को धक्का मारेगा तो वो फोर्स लगेगा, है ना। अब जो ये 4 kg वाला जो 2 kg पे फोर्स लगाएगा इस कांटेक्ट की वजह से, उसको तो हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना बच्चों। तो 2 kg पे ये नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो बदले में 4 kg पे 2 kg नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब मैं कभी बच्चे से पूछता हूँ कि बच्चों ये 4 kg ने 2 kg पे कितना फोर्स लगाया, तो बच्चे आंसर करते हैं कि सर 100 न्यूटन, जबकि ये गलत है। 100 न्यूटन तो 4 kg पे लगा है, 2 kg पे थोड़ी ना 100 न्यूटन लगेगा। नहीं तो आप सोचो, अगर ये 100 न्यूटन हो जाता तो आप खुद सोचो, 2 kg और 4 kg जो है वो एक साथ चलेंगे, मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, साथ साथ चलेंगे ना। ये ऐसा थोड़ी ना होगा 2 kg वाला दौड़कर आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम। तो अगर आप खुद सोचो कि 100 न्यूटन का फोर्स अगर 2 kg पे भी लगता होता तो 100/2 इस पे एक्सेलरेशन होगा 50, जबकि 4 kg पे एक्सेलरेशन होगा 100/4 25। तो इसका एक्सेलरेशन तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आप धक्का 4 kg को मारते और चला 2 kg जाता बहुत दूर तक, और इसको छोड़ देता। लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना, ये दोनों तो कैसे चलेंगे बच्चों, जब आप पीछे से धक्का मारोगे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो याद रखिएगा, जब दो बॉडीज कनेक्टेड होती हैं, है ना, दोनों साथ साथ होती हैं, तो उनका एक्सेलरेशन सेम होता है, एक्सेलरेशन अलग नहीं हो सकता। हाँ, मास डिफरेंट है तो उनमें फोर्स लगने वाला फोर्स अलग हो जाएगा। यानी 4 kg वाला सिर्फ इतना ही फोर्स लगाएगा 2 kg पर जितना फोर्स उसको चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बच्चों कभी भी 100 न्यूटन नहीं होगी, है ना। अगर ये आपको मिसकंसेप्शन है तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं सोचना है। अब उसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। अब देखो बच्चों, इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखें समझे। तो लेट सपोज हम तो क्या करते हैं भाई कि हमें यहाँ पे देखो दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि 4 kg वाले ने 2 kg पे कितना फोर्स लगाया, डेट इज नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछा जाता है। एंड दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए दो चीजें हैं, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। दो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, तो एफबीडी बना लो भाई, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हम एफबीडी बना लेते हैं 1/1 करके। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं 4 kg पर। तो 4 kg का है मतलब एफबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक। तो बच्चों 4 kg ब्लॉक का जो एफबीडी है उसमें राइट की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और लेफ्ट की तरफ जो 2 kg का नॉर्मल रिएक्शन है वो लग रहा है ना। यहाँ पे जो 4 kg नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो नहीं बनाना है, हम एफबीडी में सिर्फ वही फोर्सेस इंक्लूड करते हैं जिस बॉडी का एफबीडी बना रहे हैं उस पर जो फोर्स लग रहा है, ना कि वो फोर्स जिस जो वो बॉडी लगा रहा है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, ये वाला आएगा लेफ्ट वाला, क्योंकि 2 kg ऐसे लगा है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा भाई। और इसका एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों, राइट की तरफ। तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं भाई, उसमें क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा 100, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला स्ट्रॉन्गर होगा फोर्स, माइनस नॉर्मल रिएक्शन इनटू एम ए। एम जो है इसका बच्चों कितना है, 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाया गया है, तो 4 इंटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले एक इक्वेशन और बना लें। तो दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एफबीडी ऑफ
2 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक का बच्चों एफबीडी बनाओ। तो 2 kg ब्लॉक का जब हम यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे तो इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज राइट की तरफ, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और इसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जो है वो 2 इंटू ए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ए के फॉर्म में आ गई भाई, यहाँ पे पुट कर दो। तो 100 माइनस एन की वैल्यू है 2a, तो 2a इज इक्वल टू 4a, तो ये हो जाएगा बच्चों 6a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 100/6, दैट इज 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बच्चों हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अब जैसे ही आपको एक्सेलरेशन मिला तो इस वाले इक्वेशन में सॉल्व करो तो आपको नॉर्मल रिएक्शन ही मिल जाएगा, मतलब फोर्स अप्लाइड बाई 4 kg ऑन 2 kg और 2 kg ऑन 4 kg। तो ये जाएगा 2 इंटू 50/3, तो दिस विल बिकम 100/3, तो 100/3 न्यूटन। तो ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। तो इस तरीके से अगर आपको कनेक्टेड बॉडीज दी जाए तो हमेशा याद रखना कि उनमें लगने वाला फोर्स सेम नहीं होता है, क्योंकि उनका कुछ मास होता है, एक्सेलरेशन सेम होता है, इसलिए फोर्स अलग अलग ट्रांसफर होता है। तो जितना फोर्स ट्रांसफर होगा उसको आप इस तरीके से निकालोगे, है ना, एफबीडीज बना के, ना कि आपको ये जवाब देना है कि सब में फोर्स सेम लग रहा है ना। तो ये बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है, इसको ध्यान में रखना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट, ये हमने जो सवाल सॉल्व किया है ये अभी आपको आसान लग रहा था, लेकिन अगर सोचो कि मैं यहाँ पे 3 ब्लॉक ले लेता तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ती, फिर सॉल्व होता। अगर सोचो 10-15 ब्लॉक हो जाते तो आप करते करते पागल हो जाओगे भाई, 10 ब्लॉक का एफबीडी बनाते बनाते फिर उनको सॉल्व करते करते। आपसे क्वेश्चन तो एक ही पूछा जाएगा, किसी भी 2 ब्लॉक्स के बीच का आपको नॉर्मल रिएक्शन या फिर एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका, जब अगर मैं आपको बताऊं तो मुझसे अगर ये सवाल पूछा जाता तो मैं इसका आंसर ओरली दे सकता था, है ना, वो कैसे, वो आप भी सीखें। तो यहाँ पर इसकी एक टेक्निक है इसको जल्दी सॉल्व करने की, जो कनेक्टेड बॉडीज होती है या सारी बॉडीज रेस्ट पर है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो मैं अब ये बताने वाला हूं, तो उससे बहुत जल्दी आंसर आता है। या सभी बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है तो आप लगा सकते हो। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। तो इसको समझो जरा, क्योंकि आगे आने वाले कुछ समय में कुछ अच्छे अच्छे सवाल होंगे, उसको आप इन सिस्टम के कॉन्सेप्ट से करोगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं और बहुत इफेक्टिवली होते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम समझते हैं, है ना बच्चों। तो ये एक ट्रिक है या टेक्निक है जिससे सवाल बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। अब इस सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि आपको अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे बच्चों स्पेस है, खाली स्पेस है, और यहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉट है, मान लो ये आपका एक एस्ट्रोनॉट है जो ए है, और यहाँ पे एक दूसरा एस्ट्रोनॉट है जो बच्चों यहाँ पे बी है, मान लीजिए, है ना। अब आप ध्यान से देखो, मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉट ए ने बी एस्ट्रोनॉट पे फोर्स लगाया, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, है ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई ये तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी भी लगेगा। तो ये एस्ट्रोनॉट अपना यहां मूव कर जाएगा और ए वाला एस्ट्रोनॉट पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। और आप चाहो तो इसमें सब चीजें निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका एस्ट्रोनॉट जो है ये फोर्सेस हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप एक प्लेनेट के पास आ गए, अगर ये दोनों, तो ये दोनों अगर प्लेनेट के पास आ गए तो इस प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, जरूरी नहीं अर्थ है, तो इस प्लेनेट का जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, या आप ऐसा बोलो कि जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो मान लो बच्चों जी डैश है ना, अर्थ का जी माना, अलग अलग प्लेनेट का ये जी अलग अलग होगा, ये बात तो आप समझ सकते हो, तो जी डैश मान लेते हैं। तो ये प्लेनेट भी तो इन पे फोर्स लगाएगा बच्चों, ये प्लेनेट भी तो इन पे फोर्स लगाएगा, जैसे ये मास ऑफ बी इंटू जी डैश और ये मास ऑफ ए इंटू जी डैश, ये भी फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि अगर मुझे सिर्फ इनका अगर मोशन को एनालाइज करना है और सिर्फ प्लेनेट की वजह से करना है, तो मैं ये फोर्स नहीं चाहता कि इंक्लूड करूं जो ये दोनों आपस में लगा रहे हैं। सिर्फ मुझे क्या चाहिए कि प्लेनेट के हिसाब से इनकी एनालिसिस करना है, ना कि ये दोनों जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों को एक सिस्टम में ले लूंगा, सिस्टम में।
मतलब इन दोनों को मैंने एक सिस्टम ले लिया, सिस्टम मान लिया। तो ये दोनों जो है ये सिस्टम के पार्टिकल्स हो गए, इस सिस्टम के पार्ट हो गए। तो ये जो दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, अब ये बच्चों क्योंकि इस सिस्टम के अंदर की बात है, इसको हमने सिस्टम माना है, तो ये फोर्सेस अब इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, ध्यान देना इस बात का। और ये जो प्लेनेट है इस सिस्टम में नहीं है, तो ये प्लेनेट के बाहर है, तो इस सिस्टम के ऊपर ये बाहर वाला प्लेनेट फोर्स लगा रहा है, तो ये जो दो फोर्सेस हैं ये आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हो, एक्सटर्नल फोर्सेस, समझे इस बात को। अगर मैं सिर्फ ए को लेता तो जो बी फोर्स लगा रहा होता वो एक्सटर्नल था, अगर मैं केवल बी को लेता तो जो ए फोर्स लगा रहा होता वो एक्सटर्नल था। लेकिन क्योंकि मैंने ए और बी दोनों को सिस्टम मान लिया है, तो ए का बी पे फोर्स और बी का ए पे फोर्स, ये दोनों एक सिस्टम के अंदर के ही पार्टिकल एक दूसरे पे लगा रहा है, तो ये जो फोर्सेस हो जाएंगे ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। और जो सिस्टम के बाहर वाली चीज फोर्स लगाती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं ना बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो रियलिटी में वो एफ नेट में ये एफ एक्सटर्नल होता है। मतलब इसको और रिफाइन किया जाए डेफिनेशन को, तो ये एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए होता है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप इन्हें इन दोनों को सिस्टम माना तो इसको एक ही बॉडी मान ली, तो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है ये इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि आपने दोनों को सिस्टम में इंक्लूड कर लिया है। तो ये जो इंटरनल फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को काट देंगे अगर आपने सिस्टम माना है तो। अगर अलग अलग कंसीडर कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने इन दोनों को सिस्टम मान लिया है तो ये इंटरनल फोर्सेस बन गए हैं। इंटरनल फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसल आउट। तो यहाँ पे केवल आपका कौन दिखाई देगा या कौन सा बनेगा आपका, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस पूरे सिस्टम में, है ना। तो सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो एम ए होता है। तो हमेशा याद रखना एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जो लिखा जाता है वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए लिखा जाता है, ना कि इंटरनल फोर्सेस के लिए लिखा जाता है, क्योंकि फाइनली इंटरनल फोर्सेस जो है सिस्टम के वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना बच्चों। आगे जाकर जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे तो ये चीजें और आपको क्लैरिटी आएगी, है ना। अभी तो आप ध्यान से देखें कि अगर हमें दो बॉडीज के बीच के फोर्स को कंसीडर करना ही नहीं है, उसको सॉल्व करना है, बाद में जाके ये चीज आपको काम आएगी जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। तो हमें अगर काम लेना ही नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स हमें इन दोनों को चाहिए ही नहीं, तो आप इन दोनों को सिस्टम मान लो। भाई जिसको एक्सटर्नल फोर्स की तरह कंसीडर नहीं करना है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको आप सिस्टम ले लो, तो उनके जो फोर्सेज हैं वो इंटरनल हो जाएंगे। और एफ नेट इज इक्वल टू एम ए में इंटरनल फोर्सेज नहीं आते हैं, कौन सा फोर्स आता है, केवल एक्सटर्नल। तो जिसको भी आपको कैलकुलेट करना है उसको एक्सटर्नल फोर्स बना के आप कैलकुलेशन कर लो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी ये समझाता हूँ। आई होप आपको सिस्टम लेने का तरीका समझ में आया होगा कि इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे नोट करके हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। तो यहाँ पे नोट लिखेंगे बच्चों, इसमें पॉइंट नंबर ए है ना, तो इसमें आप लिख लो कि वी कैन कंसीडर a system of different particles, a system of different particles particles only when all the particles are at rest or moving with same acceleration। तो या तो हम उन सारे पार्टिकल्स को सिस्टम ले सकते हैं जो पहले से रेस्ट में है, फिर बाद में कुछ भी हुआ, जैसे ये दोनों एस्ट्रोनॉट बाद में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन पहले तो रेस्ट पे थे ना, तो इनको आप सिस्टम कंसीडर कर सकते थे। बाद में अगर ये फोर्स भी लगाते हैं एक दूसरे पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे और एफ नेट इज इक्वल टू एम ए में टेक पार्ट नहीं करेंगे, है ना। फिर बी पॉइंट आप लिख लो, या सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं वो पार्टिकल, है ना। तो सेम एक्सेलरेशन से अगर वो चल रहे हैं तो भी आप उनको सिस्टम ले सकते हो, या पहले रेस्ट पे रहे। फिर आप बी पॉइंट में लिख सकते हो बच्चों, इन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए,
जो आपका फॉर्मूला इन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जो आप लगाते हो, द एफ नेट, द नेट फोर्स जो है आपका, द एफ नेट इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो याद रखेंगे एफ नेट जो है वो केवल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स applied on the system। अब ये सिस्टम कैसे चूज करना है, तो बच्चों ये आपको सवाल के हिसाब से चूज करना पड़ेगा, है ना। तो जैसा सवाल है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप सिस्टम लें और सॉल्व करें क्वेश्चन। जैसे मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। सिस्टम चूजन बाय अस, तो जो हम सिस्टम चूज करेंगे उस सिस्टम के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो नेट फोर्स कहलाएगा, है ना। उसके बाद इसमें सी पॉइंट और लिख लें, आप एक पॉइंट और लिख लें बच्चों इस तरीके से कि we do not consider internal forces, we do not consider internal forces because they cancel out each other, because they cancel out each other for a system, for a system। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम समझ में आएगा। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये ऊपर वाले एग्जांपल समझ में आएगा। अब हम, अगर आपको ध्यान है तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप पीछे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे तो 2 kg वाला 4 kg के साथ चलेगा, मतलब जो एक्सेलरेशन 4 kg का होगा वही एक्सेलरेशन 2 kg का होगा। तो क्यों ना आप इस एग्जाम्पल में ये जो आपने 4 kg और 2 kg वाला ब्लॉक लिया है बच्चों, इसको आप सिस्टम चूज करो ना, हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है भाई, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए मैं एफबीडी नहीं बना रहा अब दोनों का, मैं इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सिस्टम ले लेता हूँ। ये सिस्टम हो गया बच्चों, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे है, तो जो मास ऑफ सिस्टम है वो दोनों का सम हो जाएगा, मतलब 6 kg हो जाएगा। अब इस पे नेट फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, वो तो 100 न्यूटन लग रहा है ना, 100 न्यूटन लग रहा है। तो एक्सटर्नल मैंने 100 न्यूटन को सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, जो भी 100 न्यूटन लगा रहा है 100 न्यूटन अब एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो आपको एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगाना है, तो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए, एम मतलब मास ऑफ सिस्टम जो कंसीडर किया इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों। तो ये एफ एक्सटर्नल बाई मास ऑफ सिस्टम, एफ एक्सटर्नल है 100 न्यूटन बाई मास ऑफ सिस्टम है 6 kg, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो बच्चों आ गया 50/3। देखो कितनी आसानी से आ गई, ये तो ओरली भी बता सकते थे आप, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी था। मेरे को तो जैसे ही ये दिखा, एक्सेलरेशन सेम दिखा, मैंने मन में कैलकुलेट कर लिया कि सिस्टम इसको मान लूंगा तो 6 kg हो गया, तो 100/6 ही तो करना है, तो 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई एफबीटी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। और अगर एक्सेलरेशन आ गया, तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि 2 kg पे 4 kg कितना फोर्स लगा रहा है, तो मुझे पता है अब क्योंकि 2 kg पर 4 kg का फोर्स बनाना है, तो मैं अब सिर्फ 2 kg को सिस्टम मान लूं जब मुझे फोर्स निकालना है, क्योंकि 2 kg पे जो 4 kg फोर्स लगा रहा होगा बच्चों उसको एक्सटर्नल करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा। तो अब मैं केवल 2 kg को सिस्टम ले लेता हूं, तो 2 kg पे जो फोर्स लग रहा है 4 kg का वो n लग रहा है, और 2 kg का एक्सेलरेशन मुझे पहले ही पता है। तो नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, अब ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया क्योंकि सिस्टम मैंने सिर्फ 2 kg को माना है, तो जो 4 kg लगाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम ए, तो मास ऑफ द सिस्टम केवल मैंने 2 kg को माना है, और इनटू एक्सेलरेशन वो 50/3। तो देखो डायरेक्ट आंसर 100/3 न्यूटन। तो मैं अपने हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी हमें निकालना है उसके हिसाब से हम सिस्टम माने। जब मुझे एक्सेलरेशन निकालना था तो मैंने दोनों कंबाइन सिस्टम मान लिया, जब मुझे केवल फोर्स निकालना था तो मैंने केवल 2 kg को सिस्टम मान लिया। तो मेरा आंसर यहाँ पे जल्दी से निकल आएगा, है ना। तो ये फायदा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम को यूज करने का। तो इस तरीके से यूज करना है, ये मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। तो आपको कोई, जैसे ये वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं थी, जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर यहाँ 4 5 6 7 10 ब्लॉक होते और वो कनेक्टेड होते तो फिर बड़ी समस्या जाती है और बच्चे उस सवाल को कर नहीं पाते, है ना। लेकिन आई थिंक आपको अब क्लियर होगा, इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इस चीज को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम कैसे अप्लाई करना है अपन को।
तो जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया आपको इस तरीके से, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ब्लॉक है, तो लेट सपोज ये आपका 5 kg का ब्लॉक है, फिर उसके आगे 4 kg का ब्लॉक है ना, ये 5 kg, ये 4 kg, फिर उसके आगे 3 kg का ब्लॉक है, फिर उसके आगे 2 kg का ब्लॉक है, और फिर उसके आगे 1 kg का ब्लॉक है, और 5 kg पे ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। तो आपसे दो सवाल पूछे गए हैं। आपसे ये पूछा गया है फर्स्ट कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, तो सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको बताना है। और दूसरा सवाल आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक बाई 1 kg ब्लॉक। तो 2 kg वाले पर 1 kg, सॉरी 2 kg वाले पे 3 kg वाला, 3 kg वाला 2 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 kg बाई 3 kg, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। 3 kg के बाद आपको 3 kg पे 4 kg के कारण भी पूछ सकता है, 4 kg पे 5 kg के कारण भी पूछ सकता है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अलग लगाएंगे, तो इस बात को आप समझे। अब अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो 5 kg से 4 kg पे नॉर्मल रिएक्शन N1 N1 ले लो, यहाँ पे N2 N2 ले लो, यहाँ पे N3 N3 ले लो, यहाँ पे N4 N4 ले लो, तो एक्सेलरेशन N1 N2 N3 N4, तो 5 वेरिएबल हो गए। तो आप हर ब्लॉक की एफबीडी बनाओ तो 5 इक्वेशन आएंगी आपके पास, उनको सॉल्व करने बैठ जाओ तो आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, N1 N2 N3 N4 भी मिल जाएगा। तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये सॉल्व करना, है ना, इतना टाइम अपने पास है थोड़ी ना। लेकिन अगर आप सिस्टम के कॉन्सेप्ट से करोगे तो ये बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चों, है ना। पहली बात तो आपको ये समझ में आ रहा है देख के ही सवाल कि ये सारी बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इनका एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इन पूरी बॉडीज को क्यों ना एक्सेलरेशन सिस्टम मान लिया जाए। अभी मेरा काम है एक्सेलरेशन निकालना, इसलिए मैं सभी को सिस्टम में ले लूंगा, सभी को सिस्टम में ले लूंगा, ताकि सभी को सिस्टम में ले लूं तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, और उसके कारण मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन मान लीजिए ए है, तो अगर मैंने इस पूरे को सिस्टम मान लिया तो इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 और 3 12 + 2, तो ये बच्चों 14 और ये 15, तो ये 15 kg हो गया, ये मास ऑफ द सिस्टम हो गया। इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ, और इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, देखो 100 न्यूटन। जो फोर्स 5 kg वाला 4 kg पे लगा रहा है उतना ही फोर्स 4 kg वाला 5 kg पे लगा रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4 kg 3 kg पे लगा रहा है, 3 kg इस पे लगा रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर 3 kg 2 kg पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 kg 1 पे लगा रहा है, 1 2 पे लगा रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो जितने भी इंटरनल फोर्सेज हैं वो सब कैंसिल आउट कर गए। इसलिए सिस्टम मानने का फायदा है ना कि इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर ही नहीं करना पड़ेगा। इंटरनल फोर्स को अगर कंसीडर ही नहीं करना पड़ेगा तो ये सारे फोर्सेस, जो चारों फोर्सेस थे नॉर्मल रिएक्शन, वो गायब हो गए। अब आपको F net = ma लगाना है, तो F net = ma में क्या करना चाहिए बच्चों, आपको F एक्सटर्नल देखना है, इंटरनल फोर्स नहीं देखने, केवल एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स आपका केवल 100 न्यूटन है, तो हम यहाँ पे F net = ma लगाएंगे, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो F net / m, तो F नॉट जो है वो आपका 100 न्यूटन है, डिवाइड बाई m जो है वो 15 kg है। अब आप इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये 5 से कैंसिल होगा, तो 20/3 मीटर/सेकंड। देखो कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर, एक्सेलरेशन का डायरेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। हाँ, अब एक्सेलरेशन के लिए मैंने सभी को सिस्टम मान लिया था, सभी का एक्सेलरेशन सेम था, लेकिन अब मुझे पूछा गया है वो कि 2 kg पे 3 kg के कारण फोर्स कितना है, मतलब इस 2 kg पर जो 3 kg वाला फोर्स लगा रहा है n, या फिर ये n, तो उसकी क्या वैल्यू है। तो अब मुझे सिस्टम ऐसा चूज करना चाहिए ताकि मैं F net में n को लिख पाऊं, मतलब n को एक्सटर्नल फोर्स बना पाऊं। अब मुझे अगर n को एक्सटर्नल फोर्स बनाना है तो बच्चों मुझे ये 2 kg और 1 kg वाले को सिस्टम लेना पड़ेगा। मैंने इन दोनों को क्यों सिस्टम लिया, क्योंकि ये n जो है ये 3 kg लगा रहा है, तो इस सिस्टम के ये 3 kg बाहर हो गया, तो ये n जो है वो एक्सटर्नल हो गया। और 1 और 2 kg को मैंने लेने का फायदा ये हुआ कि जो ये इंटरनल फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि 2 और 1 kg अब सिस्टम बन गया है, तो जो 2 1 पे लगा रहा होगा 1 2 पे लगाएगा तो वो इंटरनल हो जाएगा, तो उसको फिर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरा अब सिस्टम है, नया सिस्टम है,
वो 2 और 1 केजी वाला है बच्चों। तो यहाँ पे 2 और 1 केजी वाला मतलब 3 केजी वाले सिस्टम ले लिया मैंने। तो जो 3 केजी वाला इस 2 केजी पे फोर्स लगा रहा है, उसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि ये 3 केजी इन दोनों के सिस्टम के बाहर है। तो मुझे ये समझ में आया कि एन जो है इस 3 केजी वाले सिस्टम के लिए कैसा हो जाएगा बच्चों, एक्सटर्नल, है ना। मैं रेड कलर से बना देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैंने जो सिस्टम माना है, क्योंकि 3 केजी के कारण जो 2 केजी पे फोर्स लग रहा है उसको मुझे एक्सटर्नल फोर्स बनाना था। तो मैंने इस तरीके से सिस्टम लिया है कि 2 केजी और 1 केजी को मैंने इंक्लूड कर लिया। अगर मैं सिर्फ 2 केजी को सिस्टम लेता तो फिर 1 केजी का फोर्स भी कंसीडर करना पड़ता, तो फिर मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसलिए मैंने 2 और 1 केजी दोनों को साथ में ले लिया ताकि इनके आपस के फोर्स इंटरनल हो जाए, तो वो कैंसिल आउट हो जाए। तो केवल इस पे एक्सटर्नल फोर्स एन बचा है जो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है बच्चों, एन, और एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, 20/3। देखो आप, तो अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन ये निकालना है, दिस इज एन, द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन 2 केजी बाई 3 केजी, तो इसको एन को इज इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी एम 3 केजी इंटू ए की वैल्यू 20/3, तो दिस विल बिकम 20 न्यूटन। देखो, डायरेक्ट आंसर। आपको कोई 5 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आसानी से देखो आपको आंसर मिल जाएगा। और मैं तो कहता हूं ये नहीं है आप इसको सिस्टम ले लो तो भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं है तब आंसर नहीं आएगा। आप तो 5, 4 और 3 को सिस्टम ले लो, 5, 4 और 3। तो यहाँ पे दो एक्सटर्नल फोर्स है, एक 100 है और एक एन है। मतलब जो 3 केजी 2 केजी पे लगा रहा है वो 2 केजी 3 केजी पे भी लगाएगा। तो क्योंकि 2 केजी सिस्टम के अंदर नहीं है तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा, तब भी आपका आंसर आएगा। देखो 5 + 4 9 + 3, तो ये हो गया 12 केजी वाला सिस्टम जो ग्रीन कलर से मैंने आपको बनाया। तो इस पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है एन जो हमें निकालना है, और एक एक्सटर्नल फोर्स ये है 100 न्यूटन वाला जो पहले से ही एक्सटर्नल है, और एक्सेलरेशन राइट की तरफ है जिसकी वैल्यू 20/3 है। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा। देखो सॉल्व करके देख लो आप, एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाओ, तो एक्सेलरेशन राइट की तरफ है तो 100 वाला बड़ा है, तो 100 माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। एम जो है 12 इंटू ए की वैल्यू है बच्चों 20/3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन। अब 80 को इधर ले आओ, एन को इधर ले आओ, तो देखो 100 माइनस 80, तो ये 20 न्यूटन आ गया। वापिस देखो, कैसे भी आप सिस्टम ले लो, जिसका फोर्स निकालना है उसको एक्सटर्नल बना लो, बाकी सबको सॉल्व कर लो। बाकी सबकी जरूरत नहीं है, उनको इंटरनल बना लो सिस्टम चूज करके, और फिर एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाओ, उसमें केवल एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करो, तो आपका आंसर मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मेथड आप जानते हो, 5 बार एफबीडी बनाओ, 5 इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, तो भी आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है जो कनेक्टेड बॉडीज के हैं, आप लोग प्रैक्टिस करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नई टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इसको कहा जाता है एडवुड मशीन, है ना बच्चों। तो कई बार सवालों में एडवुड मशीन लिख के दे देता है वो, तो इसका मतलब यही जो मैं आपको बना के बता रहा हूँ वही है। देखें तो एडवुड मशीन कैसी होती है, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट होता है, फिर यहाँ से बच्चों एक पुली लगा दी जाती है, और पुली लगाने के बाद फिर एक रोप यहाँ से है, एक रोप यहाँ से है। तो बच्चों ये एक रोप, ये एक ही रोप है, ये पूरे इस रोप को ऐसे पुली में ले जाकर इस तरीके से फिर ये रोप ऐसे बाहर आ रही है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे दो मास लगा दिए गए हैं। ये वाला मास मान लीजिए कि M2 ब्लॉक है और ये वाला जो ब्लॉक है वो M1 ब्लॉक है ना। इस तरीके से दो ब्लॉक आपने लगा दिए गए हैं। अब ये मान लो कि जो M1 मास वाला ब्लॉक है ये ग्रेटर देन M2 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि M1 वाला ग्रेटर है तो वो नीचे भागेगा, M2 वाला ऊपर भागेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है ना, तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक रोप से दो मास को पुली के थ्रू जोड़ने का, इसी को एडवुड मशीन बोलते हैं, है ना। तो एडवुड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाई थी, तो इसको एडवुड मशीन बोला जाता है। तो कभी भी आपको एडवुड मशीन के नाम से आएगा तो इस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है वो एडवुड मशीन कहलाता है। अब इसमें ये बोला जाता है कि रोप में जो टेंशन आ रही है बच्चों, और इसका जो मास का एक्सेलरेशन है वो आप फाइंड आउट करो। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों कनेक्टेड बॉडीज हैं। तो अगर M1 वाला मास नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि M2 वाला मास ऊपर A2 से एक्सेलरेट करेगा।
अगर m1 नीचे की तरफ a से एक्सलरेट करेगा तो m2 ऊपर की तरफ a से एक्सलरेट करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ये बात तो आपको क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी बच्चों, है ना, क्योंकि ये रोप से कनेक्टेड है और रोप जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब हम आइडियल रोप मान रहे हैं। तो रोप खिंच नहीं सकती, रोप टूट नहीं सकती, तो जितने एक्सलेशन से m1 आएगा उतने एक्सलेशन से जो m2 है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद फिर इस रोप में टेंशन होगी, क्योंकि ये सेम रोप है और आइडियल रोप है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। तो जो रोप में टेंशन की डायरेक्शन होती है वो कैसे बनाते हैं बच्चों, तो हमेशा जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में उससे रोप की तरफ पुल करते हैं, पुल तो टूवर्ड्स रोप, तो ये टेंशन की डायरेक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट पे कांटेक्ट है तो ये टेंशन की डायरेक्शन, तो ये टी है, ये टी है, तो यहाँ पे कांटेक्ट है तो ये टी है, यहाँ पे कांटेक्ट है तो ये टी है, रोप की तरफ टूवर्ड्स द रोप। तो ये टेंशन की हमने डायरेक्शन ही बना ली सारी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमने बना ली। अब ये टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने को बोलते हैं, है ना। एडवर्ड मशीन में दो चीजें निकाली जाती हैं, एक टेंशन की वैल्यू और जो मास एक्सेलरेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू। तो ये दो दो पॉइंट हमें निकालना है। तो चलिए वन बाई वन करके हम एक एक करके इनको निकालते हैं। अब देखो बच्चों, हमें टेंशन चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए, दो वेरिएबल हैं, तो हमें दो इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी, ये बात तो आपको समझ में आती है। तो दो एफबीडी बना सकते हो आप दो इक्वेशन के लिए, एक m1 के लिए और एक m2 के लिए। तो देखो m1 में टेंशन और m2 में टेंशन, ये तो लग ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और फोर्सेज है जो बनाए नहीं गए अभी तक, वो है g, क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण ही तो एक्सेलरेट करेंगे ना, मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं आएगा क्योंकि टेंशन भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये वर्टिकल है तो ग्रेविटी की वजह से ही ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, इस तरीके से मोशन हो रहा है। तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1g, इसमें नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m2g। अब देखो हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले m1 का एफबीडी बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एफबीडी ऑफ m1 मास। तो अगर आप m1 का एफबीडी बनाएंगे बच्चों, तो नीचे की तरफ लग रहा है m1g, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बड़ा है और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो छोटा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो उसमें लिख सकते हैं m1g माइनस टेंशन, है ना। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, ये सब करना आपको आता ही है। तो m1a, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना। तो इस इक्वेशन को आप यहाँ पे अभी लिख के रख लो। फिर आप एफबीडी लगाओ, एफबीडी बनाओ m2 का। तो एफबीडी ऑफ m2 अगर हम करेंगे तो m2 के एफबीडी में देखो क्या होगा, ऊपर टेंशन नीचे m2g, बट इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो अब t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्सेलरेशन, ये एफ नेट इक्वल्स टू आपने लिख दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, दैट इज m1g माइनस टेंशन इक्वल्स टू m1 इंटू ए। तो देखो हमें a निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से टेंशन और टेंशन कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको नीचे, ये आ जाएगा m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2 और g कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, तो g मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी a कॉमन ले लेते हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू a। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वेशन आएगी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखो बच्चों, तो ये एडवुड मशीन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, और मैं तो बोलता हूँ फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो जैसे मैंने सॉल्व करना सिखाया है वैसे आप सॉल्व करना सीख लो। तो जब न्यूमेरिकल डाटा आता है तो इसको सॉल्व करने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, तो फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभार क्या है कि ऑप्शन में फॉर्मूला आता है, तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो जैसा भी, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं याद है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो। अब देखो बच्चों, ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब जैसी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली तो हम किसी भी एक इक्वेशन में यूज करके हम क्या कर लेते हैं, टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो देखो ये आया आपका m1g माइनस टेंशन, तो टेंशन निकल आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई m1 इंटू ए, और a की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1 का मल्टीप्लाई करो, a की वैल्यू रखो, तो ये m1 माइनस m2
बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, है ना बच्चों, ये आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो कि टेंशन निकालना है तो ये इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये टेंशन उधर चला जाएगा तो प्लस, और ये पूरा इधर आएगा तो m1g में से ये पूरा कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं इसको, तो m1g माइनस, यहाँ पे देखो बच्चों ये m1 है ना, तो इसको यहाँ पे ऐसा लिख लो, m1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो देखो बच्चों m1g ये कैसा है बच्चों, कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा m1g कॉमन 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये बचा। अब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आएगा m1 प्लस m2 माइनस, ये माइनस साइन है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, तो यहाँ पे देखो ये m1g तो बाहर है, एलसीएम लोगे तो ये आएगा m1 प्लस m2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों माइनस m1 और माइनस माइनस प्लस m2 डिवाइड बाई, टोटल एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, तो m1 यहाँ से कट गया, तो ये m2 प्लस m2 2m2, तो ये आ जाएगा बच्चों टेंशन की वैल्यू 2m1 m2 है ना, 2m2 आया था तो m1 पहले लिख रहा हूँ m2 बाद में लिख रहा हूँ, इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो बच्चे ये फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं, बाकी मैंने आपको पूरी प्रोसेस ही बता दी है कि कैसे निकाला जाता है, और आप चाहें तो फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। तो टेंशन का फॉर्मूला होता है बच्चों 2m1 m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2। तो आई होप आपको क्लियर होगा और कैसे निकाला टेंशन ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी करना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से ये डायरेक्टली आपको दिखाई देगा और आप निकाल सकते हो। कैसे, ये देखें, ये समझें। तो जैसे ये आपने बोला ना कि ये एडवुड मशीन है, तो एक काम करो, आप इस पूरी सिचुएशन को ऐसा कर लो कि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम लगाने जा रहा हूं, उससे मुझे तुरंत आंसर मिल जाएगा, मैं ओरली भी जवाब दे सकता था। तो आप ऐसा करो कि इन दोनों मासेस को ऐसे फैला दो, स्ट्रिंग को ऐसे फैला के देखो, आप इसको स्ट्रेट लाइन बना लो। जब आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लोगे तो m1g जो है नीचे लग रहा है वो ऐसे राइट की तरफ लगेगा, और m2g जब ये ऊपर आएगा तो लेफ्ट की तरफ लगेगा। देखो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को मैं इस तरीके से फैला देता हूं, तो ये आपका जो मास है m2 हो जाएगा और ये स्ट्रिंग हो जाएगी और ये मास m1 हो जाएगा। तो ये फोर्स आपको लग रहा है m1g और ये फोर्स लग रहा है m2g। अब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है बच्चों, राइट की तरफ है ना, ये ऐसे नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे समझो ये एक्सेलरेशन। तो ये राइट की तरफ, ये भी राइट की तरफ ऐसे जाते हुए नजर आ रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, हम ऐसा मान सकते हैं। तो इस पूरे बॉडी को आप सिस्टम मान लो, दोनों को कंबाइन करके। तो जो बच्चों ये टेंशन है, क्योंकि ये रोप जो है ये भी सिस्टम में आ गई है, तो जो टेंशन लग रहा है रोप के कारण, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा। टेंशन जो रोप है वो सिस्टम के अंदर है, तो अंदर सिस्टम के अगर अंदर है तो टेंशन का उपयोग होगा नहीं अब, क्योंकि टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स बन गया है, क्योंकि हमने रोप और दोनों मास को सिस्टम मान लिया है। अब देखो ये एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m1g माइनस m2g अपॉन ये नेट फोर्स अपॉन बच्चों इसका मास, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है m1 प्लस m2। देखो एक्सेलरेशन डायरेक्ट, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, तो m1g माइनस m2g, तो m1 माइनस m2 g को मैं कॉमन ले रहा हूं और डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, देखो m1 प्लस m2, डायरेक्ट आंसर। और फिर अगर मुझे टेंशन निकालना है तो आप सिर्फ m1 को कंसीडर कर लो, तो ये वाली इक्वेशन लगा लो आप, m1g माइनस टेंशन इक्वल्स टू m1a। तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी और इसी में एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो, तो फिर से ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट आ जाता है सिस्टम लेने के लिए, तो इस तरीके से आप सिस्टम मान के भी इसको कर सकते हो, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। हाँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक ट्रिक है बच्चों इस केस में, है ना, क्योंकि एक्चुअली में ये जो फोर्सेज हैं ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आप सिस्टम का, इसको अगर आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये वैलिड हो जाता है और सेम रिजल्ट देता है जो कि आपका यहाँ पे दे रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर सवाल में ऐसे ही करने लगोगे, तो फिर वो गलत होगा। इस एडवर्ड मशीन में आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो याद रखने के लिए, ये छोटी सी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, है ना।
बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम इस तरीके से लगाया जाता है, हॉरिजॉन्टल में अलग, वर्टिकल्स में अलग, है ना। लेकिन इस केस के लिए आप इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो जस्ट एज अ ट्रिक, याद रखने के लिए। तो आपको एक्सप्रेशन अगर मिल जाएगा तो टेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन तो आप वैसे ही निकाल दोगे बहुत आसानी से। देखो मैं आपको अगला एक न्यूमेरिकल लेकर सॉल्व करके बताता हूं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, जैसे मेरे को यहाँ पे पता था कि m1 m2 से बड़ा है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो मैंने डायरेक्शन सही बनाया था। तो अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल होता बच्चों और आप सही डायरेक्शन बनाओगे तो आपका जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का वो पॉजिटिव आता है, और टेंशन का भी आंसर आएगा आपका। लेकिन अगर सोच लो कि किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन, तो वो किसी डायरेक्शन को एज्यूम करेगा। तो जैसे अगर मैं इसको उल्टा ले लेता, ये ऊपर की डायरेक्शन ले लेता और यहाँ नीचे की डायरेक्शन ले लेता जो एक्चुअल डायरेक्शन से अपोजिट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो। अगर वो एक्चुअल डायरेक्शन होगा क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर आपका डायरेक्शन एज्यूम डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन है तो आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इसलिए आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं डायरेक्शन के लिए। आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो, उस पे सॉल्व करना चालू कर दो, अगर आपका एक्चुअल डायरेक्शन एज्यूम डायरेक्शन से अपोजिट होगा तो नेगेटिव साइन आएगा आंसर में, और अगर एक्चुअल डायरेक्शन में ही आपने डायरेक्शन मानी है तो जो है पॉजिटिव आंसर आएगा आपका, है ना, पॉजिटिव साइन आएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर करता हूं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। देखो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, अब आप सॉल्व तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। मान लीजिए एडवुड मशीन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया आपके पास, तो इस तरीके से एक पुली है, इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन है, और मान लो कि एक ब्लॉक ये कनेक्टेड है यहाँ पर, तो ये जो ब्लॉक है ये 2 kg का ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है बच्चों ये आपका 3 kg का ब्लॉक है ना। लेट्स सपोज ये हमने मान लिया भाई, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको डायरेक्शंस भी पता है भाई, आपको इसमें क्या दोनों चीज पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, ये दोनों आपसे सवाल पूछा गया है। देखो आपको तो बेसिकली अभी समझ में तो आ ही रहा है, क्योंकि ये 3 kg, 3 नहीं 4 ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 3 kg में थोड़ा 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको ये तो पता ही है कि भाई इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये आपको देख के समझ में आ रहा है। तो जब आप इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लेंगे, इसका ऊपर की तरफ लेंगे, तो आंसर जो है एक्सेलरेशन का वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि एक्चुअल डायरेक्शन की डायरेक्शन में आपने डायरेक्शन ली हुई है। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि चलो आपको नहीं पता चल रहा है कि ये बड़ा वाला ब्लॉक नीचे आएगा छोटा वाला ऊपर आएगा, तो आप टेंशन मत लो, आप कोई भी डायरेक्शन, मैं तो अपोजिट डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए कि जो 4 kg वाला ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ऑब्वियस सी बात है 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। मान लो कि हमें नहीं पता, तो हमने एक डायरेक्शन एज्यूम कर ली। अब मुझे ये पता है कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंसर सेम आएगा, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो आप समझ जाना कि जो आपने डायरेक्शन मानी हुई है वो एक्चुअली में अपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन है, अगर नेगेटिव साइन आता है ना। तो जैसे मैं मान लूं, तो आप भैया आपको सॉल्व करके बताता हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं मान लूं कि ये ऊपर की डायरेक्शन है, ये नीचे की डायरेक्शन है भाई, इस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने एक डायरेक्शन एज्यूम कर ली हुई है। उसके बाद फिर मुझे ये पता है कि इसका टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा है, नीचे 22G और नीचे 4G, तो मतलब ये 40 न्यूटन। अब मैं एफबीडी अगर बनाऊं तो 40 का 4 kg का बनाऊं तो ये 40 हो गया बच्चों, ये ऊपर टेंशन हो गया, ये आपका 4 kg हो गया, और इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स आप लिखोगे कितना, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मान रहे हो तो t माइनस 40, ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस मानना है, नीचे वाली को माइनस मानना है, इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सेलरेशन ma। ये आपने बना ली फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप 2 kg वाले का एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन माना है आपने, तो इसके लिए बच्चों इक्वेशन लिखोगे, कितना लिखोगे कि 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a। तो ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपके सेकंड एफबीडी से इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ो, प्रोसेस आपको पता है, तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो 20 माइनस 40 तो माइनस 20 इज इक्वल्स टू 6a। तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -10/3। देखो -10/3 आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही मैं आपसे बोल रहा था कि -10/3 का मतलब यह है कि जब आप इसको एक्चुअल डायरेक्शन में लोगे, इसको नीचे लोगे, इसको ऊपर लोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो 10/3 आएगा, फिर माइनस नहीं आएगा।
तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो सही है, लेकिन अभी आपने जो डायरेक्शन बनाई है उसमें माइनस आ गया, तो इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया है डायरेक्शन, एक्चुअली में एक्सेलरेशन, रियलिटी में एक्सेलरेशन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ ऊपर माना था तो यहाँ नीचे, और यहाँ नीचे माना था तो यहाँ ऊपर है। तो मेरा कहना यह है आपसे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप कोई भी डायरेक्शन मानकर सॉल्व करना चालू कर दो। जब आपका सॉल्व हो जाएगा तो एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आया इसका मतलब कि आपने जो डायरेक्शन ली है वो बिल्कुल सही है, और नेगेटिव आया उसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने डायरेक्शन ली है वो एक्चुअली में अपोजिट है, एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट बच्चों क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, टेंशन आ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर पहली इक्वेशन में लिख देते हो, तो t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4a, तो 4 इंटू ए, तो ये बच्चों -40/3 हो जाएगा, है ना। तो उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 40 माइनस 40/3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 हो जाएगा बच्चों, तो टेंशन आ जाएगा 80/3 न्यूटन। आप एक्चुअल डायरेक्शन को मान के चलना, इस रेड कलर की डायरेक्शन में आप घर पे सॉल्व करना, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप देखना आंसर यही आएंगे फिर से, बस एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा 10/3, और टेंशन इतना ही आना है 80/3। तो आपको कोई अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं शॉर्ट टेक्निक से इसको करके बता देता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन मान के। जैसे मान लो कि इसको मुझे डायरेक्टली सॉल्व करना, तो मुझे पता है कि सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लगाकर अगर मैं ट्रिक की तरह यूज करूं तो मैं एडवुड मशीन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। हालांकि बोर्ड में आपको ऐसे ही करना है, सीबीएसई बोर्ड का जो आप क्वेश्चन पेपर दोगे उसमें आप ऐसे ही करना जो मैंने ये तरीका बताया। हाँ, अगर आपका कंपटीशन में आ रहा है तो वहां पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे तो आप क्या करोगे भाई। तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे मान लेता हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर मान लेता हूँ, रियल डायरेक्शन ले लेता हूँ, नीचे 40 लग रहा है और नीचे यहाँ पे 20 लग रहा है। तो बच्चों टेंशन को, क्योंकि मैं इनको पूरे को सिस्टम ले लेता हूँ, इसलिए मुझे टेंशन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये 4 kg है, ये आपका 2 kg है, तो इस तरफ इसका 40 लग रहा है, इसको ऐसे मैंने पकड़ के फैला दिया है, तो ये 40 न्यूटन, ये आपका बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन, और ये रोप है, तो जो टेंशन है अगर मैं इसको सिस्टम मान रहा हूं तो ये इंटरनल फोर्स हो गया, तो उसको कंसीडर करने की जरूरत है नहीं, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, और टोटल मास 6 किलो है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालें, नेट फोर्स, तो 40 माइनस 20/6, तो आपका आंसर आ जाएगा 20/6, मतलब 10/3 मीटर। देखो आपने जब डायरेक्शन सही मानी है, एक्चुअल डायरेक्शन, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। आप वैसे करके देख लेना तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका ये 10/3 है तो ये पता है, अब आप सिस्टम किसको ले लो, 4 kg वाले को, उसके कारण उसके लिए सॉल्व कर लो आप। तो 4 kg में एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, तो 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू ए, और 4 इंटू ए का मतलब 10/3, तो ये इधर आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 40 माइनस 40/3, तो देखो डायरेक्ट आंसर 80/3 न्यूटन। देखो फिर से वही आंसर आ रहा है आपका। तो मैंने दोनों डायरेक्शन लेके सॉल्व करा दिया, और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया कि अगर आप कंपटीशन में करोगे तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते। याद रखना, लेकिन ये एडवुड मशीन में तो काम करता है, हर जगह पे काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो एडवुड मशीन के लिए तो बेफिक्र आप इस कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम को अप्लाई कर सकते हो हॉरिजॉन्टल में लेकर, है ना। बाकी जगहों पे ऐसा कर्व, मतलब कई सारे सवाल होते हैं जिसमें कर्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन मैं आपको स्पेशली एडवुड मशीन के लिए ही बोल रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से आप कर लेना, तो उसमें फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। देखो इसमें मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ा, मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, और बहुत तेजी से निकाल लिए। फॉर्मूला याद होता तो भी इतनी तेजी से नहीं निकाल पाता जितने जल्दी मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये पुली और रोप सिस्टम जो है वो ये हो सकता है कि आपको इंक्लाइन प्लेन पे दे दे। फिर इसमें कई, मतलब जो मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली में 3 केसेस बन सकते हैं, वो मैं केसेस के थ्रू आपको बता देता हूं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये पुली है, इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल पर है। यहाँ पे बच्चों ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन में, तो ये आपका m2 मास है बच्चों, है ना। अब हमें नहीं पता m1 बड़ा m2 बड़ा कौन बड़ा,
तो यहाँ इसको आपको सॉल्व करना है, और वो ये आपको टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज हैं, स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं, तो अगर ये m1 वास, मैं तो एज्यूम कर लेता हूँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप एज्यूम कर लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मैं इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ एज्यूम कर लेता हूँ, तो मुझे पता है कि ये इसका डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन का वो ऊपर की तरफ होगा, इंक्लाइंड ऐसे, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है। तो अगर इसका नीचे की तरफ ए होगा तो इसका इंक्लाइंड में ए होगा एक्सेलरेशन, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो, अब हमें ये ए और जो टेंशन है वो निकालना है, तो टेंशन की मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ बच्चों, ये कांटेक्ट पे है तो टूवर्ड्स द रोप, यहाँ पे कांटेक्ट है तो टूवर्ड्स द रोप, तो ये टेंशन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, है ना। टेंशन की डायरेक्शन बनाने में तो अब शायद आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे, टेंशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो और क्या है, तो इसमें बच्चों एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m1g, है ना, और इसमें जो फोर्स है ग्रेविटेशनल वो ऐसे लग रहा है, ये लग रहा है m2g। अब आपको पता है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो है ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो कंपोनेंट किया करें फोर्स का, वो एक्सेलरेशन की और एक्सेलरेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया करें। तो देखो ये m2 इस सरफेस से कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी है बच्चों, तो ये इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो n है ना, और इसका जो m2g का है इसका कंपोनेंट हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे, तो ये हम अलोंग द प्लेन करेंगे और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन करेंगे जो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, और ये वाला एक्सेलरेशन देगा ये टेंशन माइनस दिस, है ना। तो हम इसका ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये 90 था तो ये थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो, तो ये m2g cos थीटा हो जाएगा, और ये m2g sin थीटा हो जाएगा। तो ये हमने सारे फोर्सेस बना लिए। अब जरा हम यहाँ पे एफबीडी बना लेते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो दो चीजें पूछी गई हैं, दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तो दो एफबीडी बनाने पड़ेंगे बच्चों आपको, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले एफबीडी ऑफ m1 बनाओ आप, एफबीडी ऑफ m1। तो m1 का एफबीडी बनाएंगे तो ये m1 नीचे की तरफ बच्चों कितना m1g, ऊपर की तरफ कितना टेंशन, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसके लिए एफ नेट लिख सकते हो m1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1a। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई भाई, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम एफबीडी बनाए तो एफबीडी ऑफ m2 बना लो भाई। तो एफबीडी ऑफ m2 देखो, तो ये m2, तो एक्सेलरेशन वाला बना लो, बाकी नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल पूछा जाए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि नॉर्मल इज इक्वल्स टू m2g cos थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन ऐसे है बच्चों, इस डायरेक्शन में, इंक्लिनेशन में, ये तो इस डायरेक्शन में जो है टेंशन लग रहा है m2 पर, और इस डायरेक्शन में m1g sin थीटा लग रहा है। तो आप यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल्स टू ma लगाओ, तो ये हो जाएगा टेंशन माइनस m2g sin थीटा इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख लो, तो ये आ गया आपका m1g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो टेंशन और टेंशन कैंसल, तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 साइन, नहीं यहाँ पे बच्चों ये प्लस है ये माइनस है ना, तो इसको लिखेंगे m1 माइनस, मैं g कॉमन ले रहा हूं, तो ये बचेगा m2 साइन थीटा, और g कॉमन आ गया भाई, तो यहाँ पे ये सॉल्व होगा इक्वल्स टू, यहाँ पे m1 प्लस m2 बचेगा और a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन आ गया। तो यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, देखिए m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो देखो ये एक्सप्रेशन आया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, 1 में या 2 में, तो दिक्कत नहीं है, आपका टेंशन का वैल्यू भी आ जाएगा, है ना। तो अब मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करने का काम है, आप लोग कर लीजिएगा, है ना, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू आप पुट कर देना, ये जो आई है, इसके बाद आप जब इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, वो केसेस मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 कैसे केसेस हो सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में देखो। तो केस नंबर 1,
अगर यहाँ पे देखें हम, तो केस नंबर 1 में ये हो सकता है कि जो m1 है वो m2 sin थीटा से बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा है कि m1 m2 sin थीटा से बड़ा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो बच्चों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये निगेटिव वाले से बड़ा है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की है वो डायरेक्शन एक्चुअली में एक्चुअल डायरेक्शन है। तो हम लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट कि एज्यूम डायरेक्शन इज एक्चुअल डायरेक्शन। तो एज्यूम डायरेक्शन ही एक्चुअल डायरेक्शन है, मतलब जो हमने माना है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर केस नंबर 2 ये हो सकता है कि आपको सवाल इस तरीके से दे कि वहां पर m1 की वैल्यू एग्जैक्टली m2 sin थीटा के बराबर आए, m1 की वैल्यू m2 sin थीटा के बराबर आए। अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो दिस माइनस दिस जीरो, तो एक्सेलरेशन जो है बच्चों जीरो है। तो इसका मतलब उस सवाल में जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट। तो ये रेस्ट वाला सवाल हो जाएगा बच्चों। सोचो आप, जो बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ वाला आ जाएगा, उसमें से केवल आपको टेंशन की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा, इक्विलिब्रियम में। केस नंबर 3, अब ये हो सकता है केस नंबर 3 में कि जो आपका m1 है इट इज लेस देन m2 sin थीटा। तो m2 sin थीटा से आपका जो ये है बच्चों लेस हो सकता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ये इंप्लाई करेगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये बड़ा है नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला छोटा है। तो इसका मतलब जो आपका एज्यूम डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब जो आपने नीचे की तरफ माना होगा एक्चुअल में वो ऊपर की तरफ है। ऐसे खिसक रहा है सिस्टम, इंक्लाइन प्लेन में m2 ऐसे नीचे जा रहा है और m1 ऊपर चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन। तो एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है एज्यूम डायरेक्शन, है ना। तो आप ये समझ जाओगे जैसा कि मैं आपको पहले भी बताते रहा हूं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो वो वाली टेक्निक भी लगा सकते हैं एक्सप्रेशन निकालने के लिए, जो आपका कौन सा टेक्निक है बच्चों, सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे भी वो अप्लाई हो जाता है। सिंपल 2 ब्लॉक का जब डायग्राम होता है तो वहां अप्लाई हो जाता है। अगर 2 से ज्यादा ब्लॉक होते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर आप इसको ऐसे बना लें, इसको फैला के बना लें, तो देखो बच्चों कैसा दिखाई देगा। ये आपका m1 मास दिखाई देगा जिसमें इसकी तरफ फोर्स लग रहा है m1g, और ये टेंशन है, रोप है। तो रोप का टेंशन हमें कैलकुलेट नहीं करना है, केवल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो आप उसको इंटरनल बना लो। तो इंटरनल फोर्स हम बना सकते हैं टेंशन को जब हम रोप सहित इस पूरे को सिस्टम ले लें। और ये आपका मास m2 है और इस पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल की इस साइड, तो वो लग रहा है m2g sin थीटा, है ना बच्चों। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इस पूरे को अगर आपने सिस्टम ले लिया है तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपकी। ये m1g है, ये m2g sin थीटा है, तो m1g माइनस m2g sin थीटा। तो ये नेट फोर्स हो गया डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो रोप तो मासलेस है, आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, m1g, तो g कॉमन ले लेना, माइनस m2g sin थीटा। तो m2 sin थीटा बचा, ब्रैकेट में g आपने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई दोनों मासेस का सम m1 प्लस m2। तो देखो यहाँ पे भी ये ट्रिक काम करती है। देखो यही तो आपने लाया था दो चीजों को सॉल्व करके, है ना। तो ये तब यूज करना है बच्चों जब आप कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हो, और अगर आपको बोर्ड में आए तो फिर आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैंने तीनों केसेस करा दिए, इसलिए मैंने 3 सवाल नहीं कराया अलग अलग, एक ही सवाल में आपको मैंने सारी चीजें बता दी।